सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो आंसर होगा टेस्ट से। तो अभी 7 अप्रैल 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं 2013 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने वो मैच खेला था और इनका आखिरी टेस्ट खेला था इन्होंने दिसंबर 2024 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वे 2022 से अभी तक टेस्ट टीम के कप्तान भी रहे। अभी वैसे वो ओडीआई टीम के कप्तान भी हैं। और आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही पिछले साल ही T20 इंटरनेशनल से उन्होंने संन्यास ले लिया था। हमने पढ़ा था एक तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने नवा आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था और अब टेस्ट फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। टेस्ट मैचेस में से कुछ रिकॉर्ड्स इनके अगर हम बात करें तो टोटल मैचेस ये खेल चुके हैं 67, टोटल रन इन्होंने बनाए हैं 4301। सबसे हाईएस्ट स्कोर जो टेस्ट में इनका रहा है वो 212 रनों का रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अभी तक इसमें टोटल इन्होंने 12 शतक लगाए और 18 अर्धशतक। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था इनसे संबंधित वो मैंने आपको सभी बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 कब मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा 8 मई को। तो हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। पहली बार इसे 1994 में मनाया गया था। तो थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है, ब्लड डिसऑर्डर है जो शरीर की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे एनीमिया हो जाता है यानी कि खून की कमी। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस याद रखेंगे 8 मई को होता है। चलो देखते हैं एक बार फिर से मई में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं, रिवाइज करवाते हैं आपको। तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे श्रम दिवस, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया और 8 मई को आज हमने देखा विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य ने ज्योति योजना शुरू की है। तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ज्योति नाम से एक योजना को शुरू किया है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी भेजा जाएगा और 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराया जाएगा ताकि वो पढ़ सके। तो ये है ज्योति योजना जिसको केरल ने शुरू किया है। क्या उद्देश्य है? प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। अच्छा, आज यहाँ पे मैं आपको कुछ योजनाएं रिवाइज करवाने वाला हूँ। जैसे कि देखो, गवाह सुरक्षा योजना, इसको हरियाणा ने शुरू किया था। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड ने। पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया था। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना को त्रिपुरा ने। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना को शुरू किया एसबीआई ने। राजीव युवा विकासम योजना को तेलंगाना ने। प्रधानमंत्री युवा 3.0 इसको शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। वैसे तो ये ओरिजिनली जो फर्स्ट वाली है वो 2021 में ये योजना शुरू हुई थी। अभी इसका तीसरा संस्करण है 3.0। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना को भी राजस्थान ने शुरू किया था। ठीक है, और ये सारी 2025 वाली योजनाएं हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान को शुरू किया है। तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान, जिसका नाम है आदि शक्ति अभियान, इसको शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उनके बारे में जागरूक करना उनको। और इस अभियान के लिए 10.50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उद्देश्य क्या है? कुपोषण, मातृ और शिशु मृत्यु दर, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों से निपटना, साथ ही स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। तो महिला सशक्तिकरण अभियान है, ये नाम है आदि शक्ति अभियान। याद रखना, इसको किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने शुरू किया।
महाराष्ट्र ने शुरू किया, तो आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अभी आपको याद दिलाऊं तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। उसके अलावा तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 अभी मुंबई में हुआ था। और अभी वेव्स समिट भारत में पहली बार हुआ। ये वेव्स समिट कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ, अभी मई की शुरुआत में। और योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? याद रखना, नासिक में होगा। योग दिवस कब होता है? 21 जून को। और इस बार की थीम क्या है? ये डिसाइड हो चुकी है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये ध्यान में रखना। और योग महोत्सव 2025 इस बार नासिक महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नाम क्या है उनका? नाम पूछ रहे हैं। आप सबको पता है सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद है। और अभी भारत सरकार ने उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी 25 मई 2025 को समाप्त हो रहा था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सीबीआई के बारे में बात करते हैं। देखो, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 में। आप कह सकते हो ये भारत में इंटरपोल के लिए एक नोडल एजेंसी भी है। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया। डायरेक्टर प्रवीण सूद हो गए, जिनका कार्यकाल बढ़ गया अभी। अच्छा, सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? याद रखना, संथानम समिति। और इसके पहले डायरेक्टर धर्मनाथ प्रसाद कोहली थे। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? उद्योग निष्पक्षता और ईमानदारी, इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे इनका कार्यकाल बढ़ाया गया 1 साल के लिए, तो याद रखना वैसे डायरेक्टर का जो कार्यकाल है कम से कम 2 साल के लिए तो होता ही है। और इस कार्यकाल को हम एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, पर यह भी याद रहे कि टोटल जो कार्यकाल है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सीबीआई एक वैधानिक संस्था नहीं है, पर इसे जो शक्तियां हैं वो कहां से मिलती है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। और सीबीआई से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न याद करवाऊं तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, भारत बोल उसका नाम है। सीबीआई ने ही ड्रग नेटवर्क समाप्त करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया था। ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया था। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न था, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां आपको रिवाइज करवाएं। तो याद रखना, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे दिनेश माहेश्वरी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक मांगीलाल जाट बने। राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं अरविंद श्रीवास्तव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया अजय भूषण पांडे को। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO बने अजय भादु। नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ बने। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन बनाया गया निपुण अग्रवाल को। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया खुनमिंग पटामा को। थाईलैंड की इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष है। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख बनाया गया आलोक जोशी को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने नर्मदेश्वर तिवारी। एक्सियोम स्पेस अमेरिका की स्पेस कंपनी, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी, उसके CEO ये एक भारतीय बने हैं तेजपाल भाटिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी थी दिव्या शर्मा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के CEO बने अमितेश कुमार सिन्हा। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष बने संजय जायसवाल। राष्ट्र फिल्म विकास निगम का मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बनाया गया प्रकाश मगदुम को। ठीक है, तो 15 अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ पे और रिवाइज कर लिए। ध्यान रखना ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर होगा भारत। तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 की बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 12वां संस्करण हुआ। कहां पर? भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। 7 मई को शुरू हुआ, 9 मई तक ये चलेगा। और उद्घाटन किया हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और आपको बता दूं, इस बार ये इसका 12वां संस्करण है। जो पहला संस्करण था वो 2010 में हुआ था चीन के बीजिंग में, और पिछला वाला 2023 में हुआ था नॉर्वे के ओस्लो में, और इस बार हो रहा है भारत में नई दिल्ली में। आयोजन करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, और भारत में इसकी मेजबानी इसरो कर रहा है। थीम भी है नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। तो नई दुनिया तक पहुंचना इसकी थीम है। और भाई नई दुनिया की तक, भाई स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, तो नई नई जगह तक हम पहुंच रहे हैं, वही थीम है। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का?
स्पेस एक्सप्लोरेशन में चुनौतियों का समाधान खोजने में सहयोग करने के लिए देशों को प्रोत्साहित करना। अच्छा, इसका आयोजन करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। याद रखना, इसकी स्थापना होती है 1951 में और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अब सम्मेलन वाला प्रश्न है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन समिट्स में आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि अगर पूछे राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 अभी कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। और अभी जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ था उसको होस्ट किया था थाईलैंड ने, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। और याद रखना, अब 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता संभाल रहा है बांग्लादेश। अभी 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई थी भारत में, नई दिल्ली में हुई, दूसरी बार भारत ने होस्ट किया। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई में हुआ। और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन ये हैदराबाद में हुआ। 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में हुआ, थीम में संभावना। 3री बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक अभी काठमांडू में हुई। 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट ये उज्बेकिस्तान में हुई है। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। छठा इंडिया स्टील का आयोजन हुआ मुंबई में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन अभी सोनीपत हरियाणा में किया था। तो यहाँ पे 12 समिट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैंने आपको रिवाइज करवाए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में IMDEX एशिया 2025 में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? INS किल्टन ने। तो IMDEX एशिया 2025 की बात कर रहे हैं। IMDEX मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन। आप कह सकते हो ये एक समुद्री और रक्षा प्रदर्शनी है जो 1997 में अपनी स्थापना के बाद हर 2 साल में आयोजित होती है। कहाँ पे? सिंगापुर में ही होती है। इस बार सिंगापुर के चांगी में हुआ ये, और इसमें भारत की ओर से INS किल्टन जहाज ने हिस्सा लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, INS का मतलब क्या हो गया? इंडियन नेवल शिप। चलो इसी तरह से कुछ INS जहाज जो अभी न्यूज में थे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। INS विक्रांत आप जानते हो भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS अर्नला देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। और INS अग्रे और INS अक्षय की बात करें तो पिछले साल भारतीय नौसेना को ये 2 स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मिले थे जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर ने किया। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। विशाखापत्तनम से इसको नौसेना में शामिल किया था। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत ये INS निर्देशक है। पहला वाला INS संध्याक था। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की थी, इसका नाम विनेत्रा रखा। और रूस निर्मित INS सुशील को अभी रशिया के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनेगा? महाराष्ट्र में, और इसके लिए INS गुलदार को डिबोया जाएगा। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा इसे कहां पर स्थापित करेगी? तो आंध्र प्रदेश में। नाम याद रखना, INS वर्षा इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये कुछ INS न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? तो आंसर होगा फ्रेडरिक मर्ज। तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के हैं फ्रेडरिक मर्ज, इनकी पार्टी का नाम भी मैंने आपको बता दिया। और अभी जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में इनको चुन लिया गया है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, जर्मनी की संसद पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? बुंडेस्टैग इसको कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे चांसलर बनने की जो मिनिमम एज है ना वो 18 वर्ष होती है, याद रखना। इसी तरह से कुछ और भारत में अगर हम बात करते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राज्य में, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आपकी 25 साल होनी चाहिए। अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या राज्यपाल बनना चाहते हैं, गवर्नर, तो आपकी मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। और उसी तरह से लोकसभा के MP MLA बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा में MP या MLC, और उसी तरह से राज्यसभा में MP या मेंबर ऑफ काउंसिल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम उम्र 30 साल होनी चाहिए। वोट डालना चाहते हैं, मिनिमम आयु 18 साल होनी चाहिए, ये भी याद रखना। और लोकल गवर्नेंस जैसे कि सरपंच बनना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, उसका चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी बात तो हमारी यहाँ जर्मनी की हो रही है। पहले मैं आपको जर्मनी ले चलता हूँ, जर्मनी की कुछ स्टैटिक देखेंगे, उसके बाद अभी बिल्कुल लेटेस्ट जिन जिन देशों में नए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने वो वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं जर्मनी। ये रहा मैप में जर्मनी।
कैपिटल बर्लिन हो गई, करेंसी हो गई यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हो गए। चलो अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ जो जो देश अभी न्यूज में थे। एक यमन देश के बारे में हमने पढ़ा था, इसके प्रधानमंत्री बने सलीम साले बिन ब्रेक, और सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैकूट बन गए। इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा, ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी, नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नटुम्बो नंदी नदेतवा, त्रिनिदाद और टोबेगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसेलस, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, वानुआटू के प्रधानमंत्री जोथम नापत, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो यहाँ पर भी 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको और रिवाइज करवा दी, इससे संबंधित ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी में। तो अभी विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, 5 मई को शुरू हुआ, 8 मई तक ये चलेगा। कहां पर? वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, वहीं पे इसका आयोजन हुआ। थीम भी है जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट करेंगे कि यहीं पर भारत ने अपनी स्वामित्व योजना का भी प्रदर्शन किया है। अब स्वामित्व योजना ये फिर से न्यूज में आ गई, इसके बारे में बात करें। एक तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखो, फुल फॉर्म क्या होती है? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। कब लॉन्च किया था? पंचायती राज दिवस के मौके पे, वो बात है साल 2021, 24 अप्रैल 2021 को। उद्देश्य था सटीक भूमि रिकॉर्ड प्रदान करके संपत्ति विवादों को समाप्त करना। ठीक है, तो अभी उस स्वामित्व योजना का प्रदर्शन किया गया इस विश्व बैंक के भूमि सम्मेलन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब सम्मेलन वाला प्रश्न है, सम्मेलन आज मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिए। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक देखो, स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा, प्रेसिडेंट है अजय बंगा। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इंपॉर्टेंट देख लो एक बार। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, अब उसको बंद करके इसने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जारी करना शुरू कर दिया। उसके अलावा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, ये सब वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर को। एक्चुअली में अभी हुआ क्या कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड में भारत के जो प्रतिनिधि थे केवी सुब्रमण्यन, उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया, अपना पद छोड़ दिया। तो अब उनके स्थान पर हमने परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त कर दिया। ये परमेश्वरन अय्यर वैसे तो वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, पर अभी उनको अस्थायी तौर पर हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड में भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। तो इनका नाम न्यूज में है, तो ये भी नाम ध्यान में रखना। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लें, स्थापना होती है 1944 में, और याद रखना अभी पिछले साल इसका लेटेस्ट नवीनतम सदस्य देश बना था 191 नंबर का, जिसका नाम है लिक्टेनस्टाइन। ये देश का नाम आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, तो अभी जरूर ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी करता है, और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही जारी करता है। कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्प मिली तो प्लीज वीडियोस को जरूर हेल्प कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी मैं आपको बता दूं, ये सभी का क्विज आपको प्रैक्टिस के लिए कराया जाता है। इसके टेस्ट आप लगा सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, रिवीजन आप कर सकें टेस्ट के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो वो कहाँ मिलता है आपको? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलती है। कहाँ पर? एप्लीकेशन में तो मिलती ही है, अब टेलीग्राम पर भी मिलती है। टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे
ऐप को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो मानव विकास सूचकांक जारी किया उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो 130वें स्थान पे। फिर पूछा, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर। भारतीय नौसेना के आईएनएस शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR शुरू किया? मालदीव। त्रिशूर पूरम उत्सव कहां पर मनाया गया? केरल में। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ीसा के पुरी के साथ किस एक अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी? कोटा, राजस्थान वाला। और देश का पहला अंतर राज्य चीता कॉरिडोर की स्थापना किनके बीच की जा रही है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ट्रंप की हत्या के प्रयास के व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला? वॉशिंगटन पोस्ट। कौन सा देश 2025 में 7वें क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडिया। और विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। और आखिरी प्रश्न था, पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किए गए हमले को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल होमवर्क प्रश्न लग नहीं पाया, कोई बात नहीं, बीच में मैंने 2-3 प्रश्न आपसे पूछे थे, आप लोगों ने उसका सही उत्तर दिया। बाकी ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।